Now, as you can see, this is the definition given by the Securities Contracts Regulation Act. ये definition भी derivatives की है, but जो पिछली वाली definition थी जो हमने explain करी थी, वो definition जो थी कहीं ना कहीं आपको explain कर रही थी कि derivatives का meaning क्या होता है. यहाँ पर आपको explanation नहीं मिलेगी, but एक जो professional definition अगर आपने use करनी है exam में, तो वो आपकी Securities Contract Regulations Act के द्वारा दी गई यही वाली definition होनी चाहिए because it is the professional one. Okay. So it says a security derived from a debt instrument. वहाँ हमने financial instrument use किया था, यहाँ पर हम debt instrument word use कर रहे हैं, ठीक है. Debt instrument क्यों? क्योंकि जो security है, जो assets है, it can be debt, ठीक है. It can be shares, it can be loan, it can be secured और unsecured. ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन मिल रही है कि जो अंडरलाइंग एसेट है वो कौन कौन से हो सकते हैं. डेट्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, लोन्स हो सकते हैं, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड हो सकते हैं आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है. उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है. तो रिस्क इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इसके अंदर, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब दो पार्टीज आपस में डील करी है, इंटरवीन करी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज होता है, तभी डेरिवेटिव आपका इमर्ज होता है. तो दोनों ही जो एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वाली स्लाइड में देखी थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे कन्वे हो रहा है. नॉट इन अ परफेक्ट वे, नॉट वर्ड बाय वर्ड, बट हाँ हम इसको एलाबोरेट कर पा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है. फॉर डिफरेंसेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. ओके. नेक्स्ट आपका जो बी पार्ट में लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइस इंडेक्सेस ऑफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी, ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट पार्ट है पिछली उसका स्लाइड का वो कन्वे कर रहा है कि जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन डिपेंड करती है अंडरलाइंग एसेट के ऊपर, और ये अंडरलाइंग एसेट्स आपके कौन से होते हैं, फाइनेंशियल और रियल एसेट्स, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव्स के कितने टाइप्स होते हैं और उन्हें कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन है आपका कमोडिटी डेरिवेटिव. हमने जब फर्स्ट स्लाइड करी थी तो उसमें देखा था कि डेरिवेटिव्स जो है उनकी वैल्यूएशन डिपेंड करती है एसेट्स के ऊपर, और दो तरीके के एसेट्स होते हैं, एक तो रियल एसेट होता है, दूसरा होता है फाइनेंशियल एसेट, ठीक है. तो उसी को थोड़ा सा ध्यान में अगर हम रखें तो रियल एसेट्स जो हैं वो आपके कौन से होते थे, कमोडिटी एसेट्स होते थे, है ना. अब जब डेरिवेटिव्स को हम कहीं ना कहीं वैल्यू ही कमोडिटी से या फिर जो है रियल एसेट से कर रहे हैं, तो उसका जो क्लासिफिकेशन होगा दैट वुड आल्सो कंटेन कमोडिटी इन इटसेल्फ, क्योंकि हम कमोडिटीज के बेसिस पर ही तो यहाँ पर इस चीज को जो है कहीं ना कहीं वैल्यू दे पा रहे हैं, ठीक है. अब जैसे गोल्ड अगर हमारा अंडरलाइंग एसेट है उसकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर वीट हमारा जो है अंडरलाइंग एसेट है उसके कंपैरिजन में, ठीक है. चलो इसको आगे पढ़ते हैं. अब कमोडिटी डेरिवेटिव, इसके जो टाइटल है उससे हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि कमोडिटी विल बी द अंडरलाइंग एसेट. अब ये कमोडिटी कौन कौन सी हो सकती है, द अंडरलाइंग एसेट इज अ फिजिकल और रियल एसेट सच एज राइस हो सकता है, जूट हो सकता है, पल्सेस हो सकती हैं, और इवन मेटल्स हो सकते हैं, प्रेशियस मेटल्स हो सकते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, नॉर्मल मेटल्स हो सकते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे, या फिर आपका फार्म प्रोड्यूसेस हो सकता है, या फिर सेकेंडरी जो आपका सेक्टर होता है जो आपके फार्म प्रोड्यूसेस को थोड़ा सा प्रोसेस करके जो कमोडिटीज बनती हैं, तो उसके ऊपर भी आप जो है यहाँ पर जो है अंडरलाइंग एसेट आप यूज कर सकते हो, उसके ऊपर भी आप यहाँ पर डेरिवेटिव्स की वैल्यूएशन डाल सकते हो. जैसे कि यहाँ पे ऑयल एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, ऑयल एक्सेट्रा. ओके, तो ये सारे आपके जो है अंडरलाइंग एसेट्स हो सकते हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में आपको अवेलेबल होते हैं. ओके, आगे देखते हैं. These commodity derivatives are traded on MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. तो इनकी जो ट्रेडिंग होती है वो कहाँ होती है, MCX पे होती है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे, या फिर नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको हम NCDEX के नाम से भी जानते हैं, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज इन इंडिया. आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन से एक्सचेंजेस पे इनका जो है ट्रेडिंग होती है. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स पे. फॉर श्योर अगर इसका नाम फाइनेंशियल डेरिवेटिव है तो इसमें फाइनेंशियल एसेट्स ही अंडरलाइंग एसेट्स होंगे.
अब ये फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इक्विटी हो सकता है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट रेट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस और करंट एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे आपके कौन से होंगे? फाइनेंशियल एसेट्स हैं। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर द मोस्ट पॉपुलर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस लाइन को याद रखना है कि फाइनेंशियल जो डेरिवेटिव्स होते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं। देखिए, जब भी हम स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो क्या आता है? BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना? तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हाँ जी, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और अगर हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज यानी कि USE। ठीक है, USE नॉट A। तो इसलिए हम कह सकते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल जो डेरिवेटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल जो हमारे एसेट्स होते हैं वो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है वो कहाँ कहाँ ट्रेड होते हैं? BSE में, NSE में। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंटरनेशनली जाते हैं तो यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज पे या फिर MCX SX इंडिया पे। ठीक है, अब ये इंडिया का ही आ गया फिर से। अच्छा, आप लोग ये सोचेंगे कि ये MCX तो आपका था मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो ये तो हमने पढ़ा था मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स जिसपे ट्रेड किए जाते हैं, तो आपने ये कैसे कह दिया कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स भी MCX पे जो है ट्रेड किए जाते हैं? बेटा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है MCX SX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो यानी कि यहाँ पर एक अंडरलाइंग एसेट जो है वो कहीं ना कहीं आपका कोई कमोडिटी नहीं है, बट उस कमोडिटी के ऊपर जो स्टॉक्स बेस्ड है, यानी कि उस कमोडिटी, अब जैसे कि कोई कंपनी है जो कि तेल बेचती है, ठीक है, अब उस कंपनी के जो स्टॉक्स के प्राइसेस होंगे, शेयर्स के प्राइसेस होंगे, बॉन्ड्स के प्राइसेस होंगे, किसी भी चीज के प्राइसेस होंगे, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, एसेट है, उसके प्राइसेस होंगे, अगर उसकी ट्रेडिंग चल रही है, अगर उस एसेट की ट्रेडिंग चल रही है तो वो किस पे चलेगी? MCX SX पे। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स ट्रेड किए जाते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं घूम फिर के हम स्टॉक्स की ही बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर जनरली क्लासिफाइड एज, अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को भी हम 4 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, 4 डिविजन है इसके भी। फॉरवर्ड्स हो गया, फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, स्वाप्स हो गए, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड फीचर्स। यहाँ पे नेचर लिखा नहीं हुआ बट आप लिख लेना, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड फीचर्स। ओके, अब आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।